हनुमान बेनीवाल जी, मैं रात को लास्ट तक 5 मिनट प्लस 1 इसे कर चलिए, तो आपको 1 मिनट और ज्यादा मिलेगा। चलिए पहले ही 5 मिनट कहते तो शुरू बना ही नहीं पाते साहब, है ना। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सरकार अभिभाषण किसी भी सरकार के विजन का आईना होता है। सरकार की रीति नीति कार्यों को लेकर अभिभाषण जो बातें कही जाती है, उससे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के विजन को समझने में, सरकार के कार्यों को मानने में आसानी होती है। मगर इस अभिभाषण के अंदर राष्ट्रपति महोदय ने 82 बिंदुओं के माध्यम से जो बातें कही, उसमें ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ सरकार की कमी, खामी या नाकामी का हिस्सा थे, उनका कोई जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया। सभापति महोदय, आपने 2047 के शताब्दी वर्ष की बात इस अभिभाषण के अंदर सरकार ने कही है, लेकिन देश का पिछड़ा वर्ग, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक ये तो आज भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की स्थिति क्या है आपको भी पता है, और देश के लोगों को भी सच्चाई मालूम है। यहाँ तक देश का गरीब, वंचित, पिछड़ा वर्ग कैसे पहुँचेगा? क्या इसका विजन आपके पास है? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप जिस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें, वह आज़ादी देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही है? क्या आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है? जिस उत्तर प्रदेश का आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, वहाँ चुनाव है, वहाँ जाकर देखिए क्या स्थिति है। आज भी वहाँ के गरीब के वोट, उनके अधिकार कुछ खास लोगों के द्वारा ही तय किए जाते हैं कि किसको मतदान करेंगे। आज भी उन लोगों को आज़ादी का मतलब तक नहीं पता। सभापति महोदय, कोरोना के संकट काल के अंदर देश को बचाने के लिए जिन कोरोना वॉरियर्स ने, योद्धाओं ने काम किया, तीसरी लहर भी चली गई, ईश्वर की कृपा रही हिंदुस्तान के अंदर। बड़ा बलिदान देने के बाद भी हम अभी सेफ साइड के अंदर हैं। मैं उन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस जंग में जो दिवंगत हो चुके हैं, उन नागरिकों, भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महोदय, अभिभाषण में कोरोना की स्थिति और देश की स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र हुआ, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम नाकाफी थे, और पूरे अस्पताल के 3 से 5% बेड इमरजेंसी विभाग में, और कोरोना संक्रमण के दौर में इस रिपोर्ट का खास महत्व है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर अस्पताल डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही अन्य संसाधनों का अभाव, और इसका असर मरीजों और खासतौर से आपात सेवाओं पर भी पड़ रहा है। सभापति महोदय, मेरी मांग रहेगी कि अस्पतालों में अविलंब मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने की जो जरूरत देश में थी, उसको वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में प्रमुखता से रहे। खाली पद भरे अस्पतालों के अंदर, और जो भी आधुनिक संसाधन हैं उनको लेके आम जन को बचाने के हिसाब से सारा काम दिल्ली की सरकार को। जब कोरोना की सेकेंड लहर आई, तब ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर और आपके आईसीयू वार्ड के अभाव में भी हजारों जानें इस देश के अंदर गई थी। तो संविधान और आरक्षण और दलित अत्याचार के संबंध में बिंदु संख्या 14 में राष्ट्रपति ने संविधान के शिल्पी बाबा डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनके आदर्शों का जिक्र तो किया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना नहीं है, क्योंकि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में, इसलिए सरकारी नौकरियों में कटौती का मतलब आरक्षण का कमजोर होना भी है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार वंचित वर्गों के साथ अन्याय करी है। अगर हम नौकरियों की घटती संख्या, सरकारी क्षेत्र के निजीकरण और नौकरशाही में हो रही लेटरल एंट्री में आरक्षण के अनदेखी को मिलाकर देखकर कहा जा सकता है कि वास्तव में आरक्षण ऐसी स्थिति में पहुँच रहा है जहाँ इसके होने या नहीं होने में खास अंतर नहीं रह जाएगा। सभापति महोदय, अभिभाषण में स्वाधीनता, सम्मान तथा भाईचारे का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि देश के उत्तर प्रदेश, बिहार और मेरे राजस्थान राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, वे चिंताजनक है। ऐसे में सरकार को आज़ादी के दशकों बाद भी दलित उत्पीड़न के मामलों में लगाम लगाने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता थी, मगर ये आवश्यकताएं पूर्ण रूप से धरातल नहीं आ पड़ी। सभापति महोदय, देश में किसानों का जो हाल है वो आपसे छुपा नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ और 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, और बाद में सरकार ने तीनों कृषि बिल भी वापस लिए। मैं ये नहीं समझता कि जिन किसानों ने, जिन जवानों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया, एनडीए के साथ साथ अकेली भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट देकर अकेले बहुमत दिया, उसके बावजूद भी किसानों को भूल कैसे रहे, जवानों को भूल कैसे रहे? मैं ये याद दिलाना चाहूँगा, बिंदु संख्या 22 से लेकर 29 तक कृषि से जुड़े मामलों का बखान किया गया। पिछले साल हमने देखा कि सरकार ने ये स्वीकार किया कि हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई। अध्यक्ष जी, तपस्या तो सरकार कर रही थी, इस तपस्या में वो 100 किसानों को कर रही थी। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत को बिना स्वीकारे सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, मगर किसान आंदोलन के दौरान जो हड़धर्मिता सामने आई वो पूरा देश जानता है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, और किसान इन पर भरोसा करके 2 बार इनको सत्ता के अंदर लेकर आए। सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि इसी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का टारगेट निर्धारित किया, लेकिन इनके वादे और ज़मीनी हकीकत की खाई ने भारत के किसान को संकट को दुगना कर दिया। NSSO की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में
किसान परिवारों की वार्षिक कृषि आय में 2002-03 से 2012-13 के बीच औसत वृद्धि लगभग 20%, जो 12-13 से 18-19 के बीच लगभग 12% तक गिर गई, और ये भी तब जब कृषि का अनुमानित विकास दर 4.5% है। समझ महोदय, किसान आत्महत्याएं कर आज़ादी के 70 साल बाद 2021 में आए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 20 में किसान आत्महत्या में वृद्धि दर्ज की गई। पीएम किसान योजना को लेकर कई बार किया गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों की आत्महत्याओं में भी 18% भारी वृद्धि देखी गई, जिन्हें पीएम किसान जैसी योजना को लाभ से बाहर रखा गया। किसान आत्महत्या का आंकड़े इन बहुत परिचित योजना के लिए आईना है, सच्चाई को उजागर करते हैं। छोटे और सीमांत किसान अपनी गिरती आय और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण खुद को मार रहे हैं। और कल सदन में जब राहुल गांधी जी कल परसों भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि देश की संसद में सरकार द्वारा प्राप्त आंकड़ों अनुसार मेरे राजस्थान के किसानों पर 1,20,979 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया। और राजस्थान में राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में जब गए तो कहा कि 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस की सरकार भी बन गई और 10 दिनों की कर्ज माफी की बात छोड़ो, भी पिछले दिनों किसानों की जमीनें कुर्क करने के लिए वहाँ इनकी टीमें पहुँच गई थी और आनंद फानन में इनको अपने आदेश वापस लेने पड़े। वो 10 दिन आज तक पूरे नहीं हुए। सभापति महोदय, वर्ष 2021 में डीएपी की कीमतों में 58% की बढ़ोतरी की गई। ट्रैक्टरों पर जीएसटी 12% है, प्लास्टिक पाइपों पर जीएसटी 18%, कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 से 18 के साथ उच्च स्तर पर है। इतना टैक्स कृषि आय को दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। गिरती आय और बढ़ती लागत के इस दौर में गांव देहात के गरीब किसान अपना जीवन यापन कैसे करेगा, ये सोचने का विषय है। सभापति महोदय, अभी जब किसान आंदोलन समाप्त हुए तब एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानून की बात भी किसान संगठनों सरकार ने करी थी। मैं किसानों के भारी आंदोलन पर कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मुद्दों की जांच के लिए समिति के गठन का वादा किया। उचित एमएसपी तय करने से किसानों की आय में सुधार होगा। अभी भी गठन होना बाकी है। गन्ना ही नहीं, गेहूं और धान की एमएसपी खरीद के आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 20-21 की तुलना में साल 21-22 में करीब 34 लाख कम किसानों से खरीद की, यानी लाभार्थी किसानों की संख्या घट गई, जिसकी वजह से करीब 78 लाख मीट्रिक टन अनाज की कम खरीद हुई और सरकार को करीब 11,000 करोड़ रुपए कम खर्च करने पड़े। इसलिए किसान को सशक्त बनाने के लिए एमएसपी पर कानून बनाने था। एमएसपी पर किसान की पूरी उपज खरीदने, अभी 25 क्विंटल खरीदते राइडर लगा हुआ है, पूरी उपज खरीदने की नीति बनाने की जरूरत है। साथ ही मेरे प्रदेश राजस्थान में सिंचित क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिले। सभापति महोदय, एक युवाओं पर मैं मेरी बात कहूँगा, फिर राजस्थान के अंदर 1 मिनट। सभापति महोदय, हाल ही में रेलवे भर्ती में शामिल युवाओं ने उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया, जिन पर पुलिस ने खूब लाठियां बांधी, युवा घायल हुए। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा में परिणाम हुई। कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन दौरान बनी 19 में जारी 35,000 नौकरियों के लिए 1.25 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया। 3 साल होने के बाद भी युवाओं को नौकरी कहीं दूर दूर तक नई नौकरी दिखाई दे रही। ऊपर से अपना हक मांग रहे गरीब परिवारों से आ रहे युवाओं को ही बेरहमी से पीटा गया। समग्र देश में रोजगार की हालत यह है कि केवल केंद्र में 8.72 लाख पद खाली पड़े। वहीं केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले भर्तियों जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIM, IIT, PSU, बैंक में 4.25 लाख भर्तियाँ खाली। ये हमारे देश के मध्यम वर्ग से आने वाले युवाओं के सबसे बड़ा विश्वासघात है। उन्हें नौकरी लेने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि लास्ट 2 मिनट था ना, लेकिन देश में राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में बेरोजगारी की जो आंकड़े सामने आए इतने भयावह। मेरे राजस्थान की अगर बात करो तो एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार हर दूसरा ग्रेजुएट राजस्थान के अंदर बेरोजगार है। 20 लाख से अधिक युवा राजस्थान में, तो बिहार, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हर तीसरा ग्रेजुएट हुआ बेरोजगार है। देश की हर 5वीं शहरी महिला बेरोजगार है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार देने के ठोस उपाय कोई विजन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नजर नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, एक जो मेरे राजस्थान का प्रमुख मामला साहब, वहाँ राजस्थान का युवा आंदोलन है। मैं 1-1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। राजस्थान के अंदर भर्तियों में बड़ी धांधली, राजस्थान प्रांत के अंदर हर पेपर आउट हो रहा है। और कल भी ये मामला यहाँ उठा था। लगातार आउट हो रहे पेपर से बेरोजगारों में व्याप्त आक्रोश हुए। बेरोजगारों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। राजस्थान की रीट 2021 भर्ती हुई और एक संगठित गिरोह ने राजस्थान की सरकार के जिम्मेदारों के संरक्षण में पेपर आउट किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जिन जिम्मेदारों की भूमिका परीक्षा को करवाने की थी, उन्हीं जिम्मेदारों ने पेपर आउट करवाया। समझ महोदय, राजस्थान रीट के मामले में पेपर आउट होने के बाद बोली लगी 5 करोड़ तक पेपर बिका। जिसने जितनी ज़्यादा रकम लगाई उसको पेपर पहुंचा। RBSE द्वारा शिक्षा संकुल में गैर सरकारी
व्यक्ति को पेपर की निगरानी के लिए नियुक्त कर देना और राजस्थान की जांच एजेंसी एसओजी द्वारा यह स्वीकार करना कि शिक्षा संकुल से पेपर आउट एक मिनट साहब, लास्ट एक मिनट, पेपर शिक्षा संकुल से आउट और इंगित करता है कि राजस्थान सरकार में बैठे मंत्रियों, अधिकारियों एंड सीएमओ की सह के बिना संभव नहीं था। इस पूरे मामले में एक बात ये सामने आई सभी महोदय कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिन्हें राजस्थान में रीट परीक्षा में अहम जिम्मेदारी मिली, वो कांग्रेस की राजीव गांधी स्टडी सर्कल संस्था में सदस्य और पदाधिकारी हैं, जिनके संरक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेशनल कोऑर्डिनेटर मंत्री सुभाष गर्ग के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारोली सदस्य रीट जयपुर कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारस। आ गया सारे चीज, आधे मिनट में साहब, आधे मिनट समाप्त कर रहा हूँ, आधा मिनट साहब, आप बैठते हो तो हमें लगता है थोड़ा सा सारा चीज आ गया है, लास्ट लाइन बोल दीजिए। आधा मिनट साहब है ना। जयपुर कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारस संस्था के जयपुर रीजन कोऑर्डिनेटर है। एसओजी राजस्थान सरकार की एजेंसी, इस पर्दे के पीछे जो असली मगरमच्छ उन्हें वो नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि पेपर जब आउट हुआ तब राजस्थान सरकार जिम्मेदार दावा करे थे कि पेपर आउट हुआ ही नहीं, इसलिए मामले में सीबीआई जांच जरूरी है। चूंकि पेपर एक संगठित गिरोह ने बड़ी रकम लेकर कई लोगों को बेचा, इससे साफ जाहिर है कि मेहनत करने वाले व्यक्तियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि दिल्ली की सरकार इसके अंदर इंटरफेयर करे, इस रीट को रद्द करे, इसकी सीबीआई जांच करे और जारोली को बर्खास्त करने से नहीं होगा, धन्यवाद, गिरफ्तार करे। मेरी बात समाप्त कर दो साहब, पूरी बात समाप्त करने से 10 साल पहले आरटेट के पेपर जिस फर्म से छपवाए गए थे उसी फर्म से इस बार भी छपवाए गए और गड़बड़ी उस समय भी हुई, उसका बावजूद उस एजेंसी को फिर से प्रिंट का जिम्मा दे दिया गया। फिर राजस्थान के किस अधिकारी ने उस फर्म को ये काम दिलवाया, ये जांच का विषय, क्योंकि वित्तीय घोटाला भी इस पूरे मामले में हुआ है, क्योंकि इस फर्म को 130 करोड़ रुपए का आसपास की राशि का भुगतान किया गया। हनुमान जी 11 मिनट हो गया, इसी प्रकार आखिरी सारी चीज आ गया। मैं बोल देता हूँ, लास्ट मेरा पूरा हो नहीं आ बस गया, मैं पूरा करूंगा। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान सरकार कार्यकाल में 5 बड़ी भर्ती परीक्षाएं हुई, 5 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। तमाम कोशिशों के बावजूद नकल गिरोह पर शिकंजा नहीं कसा जा सका, जो बहुत बड़ी। एक मिनट साहब, मेरी पूरी बात तो करना था, पूरी बात मेरा पूरी बात आ गई है, आधे मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट स्पीकर। आधा मिनट साहब, आधा मिनट मीन्स आधा मिनट, बस आधे मिनट में मैं बोल दूंगा साहब। बहुत बड़ी चिंता का विषय, राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा, नीट 2021, जैन भर्ती परीक्षा 21, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 परीक्षा के बाद आपने कल देखा 1 मिनट में क्या हुआ, रीट आप का आधा मिनट पेपर मांग रहे हैं। आधा मिनट का तो कल 1 मिनट में क्या हुआ आपको जानकारी है? मैं वो नहीं हूँ सर, मैं तो आपकी बात मान के बैठ जाऊंगा, बस आप बैठे हो तो आधा मिनट हमें नहीं और मिल जाए, हो गया ना। मैं समाप्त कर रहा हूँ सब। एक लास्ट वर्ड मेरा, इस बात का संकेत है कि सरकारी संस्थान में बड़ा खेल राजस्थान में खेला जा रहा है। राजस्थान सरकार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परिणाम तक भ्रष्टाचार से छूटे नहीं रहे और आरपीएससी का अध्यक्ष जेल तक जा चुके हैं। और न केवल निवर्तमान राजस्थान के शासनकाल में बल्कि इसके पूर्व की सरकार के समय भर्तियों में जमकर धांधली हुई, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मैं चाहता हूं कि ठोस कानून इन नकल गिरोह के खिलाफ बने और ऐसे मामलों में भर्तियां रद्द हो और सीबीआई जांच। और आप संसदीय समिति अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, लास्ट बात कह रहा हूं मेरी, एक बार मैं चाहता हूं कि आप सीबीआई जांच राजस्थान की सरकार देती, वो नहीं देगी, क्योंकि उनका पूरा ग्रुप, मंत्री, आईएएस, सीएमओ सारा इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली की टीम भेज के गवर्नर से रिपोर्ट मंगाएं, संसदीय समिति जाएं और सारी भर्तियां जिन जिन के पेपर आउट हुए उनको रद्द करा के नौजवानों को नए सिरे से रोजगार दे। ये मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।